अब हम देखेंगे वेदर और क्लाइमेट, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर। देखो, अगर मैं टेम्परेचर की डेफिनेशन की बात करूं तो जो एयर की जो हॉटनेस और कोल्डनेस, जो गर्माहट और ठंडक की जो डिग्री होती है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। और ये किससे अफेक्ट होता है, ये होता है इंसोलेशन, मतलब जो सन की रेडिएशंस आती हैं उससे अफेक्ट होता है। कैसे कि देखो, जो अपनी अर्थ की इक्वेटर है वहाँ पे जो सन की रेडिएशंस हैं वो क्या होती है, ज़्यादा आती हैं, जो इंसोलेशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो पोलर रीजन है वहाँ पे जो सन की रेज है वो डायरेक्टली तो पहुँच नहीं पाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। ओके। और अगर मैं देखो यहाँ पे बात करूँ, सिटीज़ में बात करूँ, तो सिटीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, गाँव के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं ज़्यादा, और बिल्डिंग्स में क्या होता है, कंक्रीट होता है, मेटल होता है, वहाँ पे रोड्स होती हैं, और ये क्या होता है, दिन में गर्म हो जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे एयर प्रेशर की, वायु दाब की। देखो, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो अर्थ सरफेस पे वायु द्वारा, जो एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं, वायु दाब बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, मिलीबार होती है। और इसको जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। ओके। अब देखो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अर्थ सरफेस पे जो एयर की डेंसिटी होती है, जो हवा का घनत्व होता है, वो क्या होता है, बहुत सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, जो हवा का घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। ओके। अब देखो, जो एयर प्रेशर है वो अर्थ सरफेस पे किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, टेम्परेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। कैसे? इसको मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ, जहाँ पे मैंने दो केसेस ले रखे हैं, एक में टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे केस में क्या है, टेम्परेचर कम है। अब देखो, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे वहाँ के आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है। अब जब हवा गर्म होती है तो क्या होती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से वो ऊपर उड़ती है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि एयर प्रेशर क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर जो हवा के द्वारा लगाया गया दाब होता है उसको क्या बोलते हैं, वायुदाब बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे कोई हवा ही नहीं बची, क्योंकि हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठ गई। अब हवा ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे लो प्रेशर की कंडीशन बनती है। अब हम इस केस की बात करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम है। अब देखो, टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ के आसपास की हवा क्या होगी, भारी होगी, और भारी होने की वजह से वो क्या होगी, नीचे की ओर बैठेगी। अब देखो, नीचे की ओर बैठेगी तो अर्थ की सरफेस पे जो प्रेशर लगाने के लिए हवा क्या होगी, वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो कौन सी कंडीशन बनेगी, हाई प्रेशर की कंडीशन बनेगी। कहने का मतलब क्या होगी, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे हाई प्रेशर की कंडीशन बनती है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे लो प्रेशर की कंडीशन बनती है। और जो हमारी हवा है, जो एयर है, वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है, फ्लो करती है। तो हवा किधर बहेगी, इस तरफ बहेगी। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ और है, जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ का जो वेदर होता है वो बिल्कुल अनसेटल्ड होता है। अनसेटल्ड वेदर का क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे बादल होते हैं, फिर बारिश होती है। और जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ का जो वेदर होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, सनी वेदर होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो इसको समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि लो प्रेशर की कंडीशन कब आती है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो वहाँ की जो हवा है वो क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होगी ऊपर उठेगी। और जब ऊपर जाएगी तो वो जो हवा है वो फिर से ठंडी होगी। अब ठंडी होगी तो यहाँ पे प्रेजेंट जो वाटर वेपर्स है वो भी क्या होगी, ठंडी होंगी। अब वो वाटर वेपर्स ठंडी होंगी तो कंडेंसेशन की वजह से वो क्या बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे, और वहाँ पे बारिश भी होगी। तो इसी वजह से लो प्रेशर में जो वेदर होता है वो क्या होता है, अनसेटल्ड होता है। अब यहाँ पे देखते हैं तो हाई प्रेशर की कंडीशन कब आती है, जब टेम्परेचर कम होता है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर कम होता है तो हवा क्या होती है, भारी होती है, और भारी होने की वजह से हवा नीचे की ओर बैठती है। तो जो वाटर वेपर, जो वाष्प जो अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या होगी, ठंडी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर में क्या हो रहा था कि हवा जो गर्म थी पहले वो ऊपर जाके ठंडी हो रही थी, और उस हवा के साथ साथ जो वाटर वेपर था वो भी ठंडा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हवा तो है ही नहीं, क्योंकि हवा तो नीचे बैठ रही है, तो ये वाटर वेपर है वो ठंडी नहीं होगी, और कंडेंसेशन की वजह से जो वेदर का फॉर्मेशन होता है वो नहीं होगा। इसी वजह से हाई प्रेशर की कंडीशन में जो वेदर होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, सनी वेदर होता है। अब यहाँ पे मैं एक बार कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। देखो, इसको समझने के लिए एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये ट्रोपोपोज है। अब ट्रोपोपोज जैसे क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये स्ट्रेटोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर से अलग करता है। ओके, तो जो जोन इन दोनों को अलग करता है, इन दोनों लेयर्स को अलग करता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज बोलते हैं। अब देखो, जो विंड का मूवमेंट है वो वर्टिकली कहाँ तक होता है, जैसे जैसे विंड ऊपर जाती है तो वर्टिकली केवल ट्रोपोपोज तक होता है, और इसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर में जो विंड का जो मूवमेंट है वो वर्टिकल नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। यहाँ से ट्रोपोपोज से क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल मूव होता है, वर्टिकल नहीं होता है। ओके। अब देखो,
लो प्रेशर की कंडीशन कब बनती है? जब टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो हवा हल्की होती है और विंड ऊपर की ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर जाती है। तो कहने का मतलब क्या हो कि लो प्रेशर की कंडीशन में जो टेम्परेचर होती है, जो हवा होती है, वो उसका कहाँ जाती है? ऊपर की ओर, वर्टिकली ऊपर की ओर मूव करती है लो प्रेशर की कंडीशन में। ओके, अब यहाँ पे ये ऊपर जाएगी और जो ट्रोपोपॉज है वहाँ तक तो ऊपर जाएगी, लेकिन उसके बाद में क्या होगी? डाइवर्ट हो जाएगी। तो देखो जहाँ पे अपने एटमॉस्फेयर में जो हवा हो रही है वो क्या होती है? डाइवर्ट हो रही है। कहाँ पे? लो प्रेशर की कंडीशन में ऊपर जाके डाइवर्ट हो रही है। ओके, और ये इस तरफ जाएगी। अब जैसे मैंने बताया कि हाई प्रेशर की कंडीशन कब बनती है? जब टेम्परेचर लो होता है। और टेम्परेचर लो होता है, जो हवा क्या होती है? हवा ठंडी होती है और वो भारी होने की वजह से नीचे की ओर बैठती है। कहने का मतलब क्या हो गया? हाई प्रेशर की कंडीशन में जो हवा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड उसका मूवमेंट होता है, नीचे की ओर बैठती है हवा। किसमें? हाई प्रेशर में। और लो प्रेशर में क्या होता है? वर्टिकली अपवर्ड अपवर्ड मूवमेंट होता है उसका। अब देखो ये नीचे की ओर बैठेगी, ओके, और यहाँ पे क्या होगी? इकट्ठी होगी हवा। यहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन है? लो हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। जैसे मैंने बताया कि जो हवा का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। ठीक है, तो हवा किधर बहेगी? इधर इस तरफ जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? हवा डाइवर्ट हो रही है। डाइवर्ट मतलब डाइवर्ट होकर किधर जा रही है? लो प्रेशर की ओर जा रही है। और जो लो प्रेशर का है अर्थ सरफेस पे, वहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। मतलब यहाँ पे हवा की इकट्ठी हो रही है चारों ओर से, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है। ओके, अब देखो यहाँ से डाइवर्ट होकर इधर आई जो हवा आई। अब यहाँ पे फिर से टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो फिर हल्की होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी, फिर यहाँ पे डाइवर्ट होगी। डाइवर्ट होगी इस तरफ जाएगी। अब देखो ट्रोपोपोज के आसपास जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर वो क्या होता है? बहुत कम होता है, -डिग्री में भी टेम्परेचर होता है। तो जो हवा यहाँ पर गर्म थी वो क्या होगी? ठंडी होगी। अब वो ठंडी होगी वापस क्या होगी? वो नीचे की ओर बैठेगी। तो नीचे की ओर बैठेगी, यहाँ पे फिर हाई प्रेशर बनाएगी और फिर ये इधर मूव करेगी, तो एक सेल बनेगी। ओके, इन सेल्स का भी नाम है आगे, तो इनको मैं प्रेशर बेल्ट में समझाऊंगा कि ये क्या क्या हैं। अब हम बात करेंगे प्रेशर बेल्ट्स की, दाब की पेटियों की। देखो हमारी अर्थ सरफेस पे कुछ लैटिट्यूड्स ऐसे हैं, लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश, तो कुछ लैटिट्यूड्स ऐसे हैं जिन रीजन्स में क्या होता है? प्रेशर इक्वल होता है, तो इन रीजन को क्या बोलेंगे? प्रेशर बेल्ट्स बोलेंगे। और ऐसे प्रेशर बेल्ट्स हमारी अर्थ सरफेस पे कितने हैं? टोटल 7 हैं। कौन कौन से? इसमें सबसे पहले आता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब। मतलब ये जो रीजन है, इस रीजन में क्या रहेगा? प्रेशर लो प्रेशर रहेगा। ओके, अब देखो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें 3 बेल्ट है और सदर्न हेमिस्फेयर में 3 बेल्ट है और एक इक्वेटोरियल रीजन वाला। तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा आ गया? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, तो इस रीजन में क्या रहेगा? हाई प्रेशर रहेगा। फिर आता है सब पोलार रीजन, इस रीजन में क्या रहेगा? लो प्रेशर रहेगा। और ऊपर वाला जो पोलार रीजन है वहाँ पे क्या रहेगा? हाई प्रेशर रहेगा। और देखो ये क्यों रहेंगे हाई प्रेशर और लो प्रेशर, अभी आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, और सदर्न हेमिस्फेयर में कौन कौन से आगे? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलार लो प्रेशर, और फिर कौन सा होता है? पोलार रीजन। ये कौन सा होता है? हाई प्रेशर होता है। ओके, तो ये टोटल कितने हो गए? 7 प्रेशर बेल्ट्स हो गए। मतलब 7 ऐसी जगह होगी जहाँ पे जो प्रेशर होता है अर्थ सरफेस में वो इक्वल होता है। अब देखो जो प्रेशर बेल्ट होता है वो 2 चीज़ों की वजह से अफेक्ट होता है। कौन कौन से? एक तो थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि जो सन का इंसोलेशन होता है, मतलब जो सन का ताप होता है, उसकी वजह से प्रेशर बेल्ट में जो चेंजेस आते हैं वो। दूसरा हो गया डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस से क्या मतलब हुआ कि जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ के रोटेशन की वजह से प्रेशर बेल्ट में चेंजेस आते हैं। और दूसरा आ गया कोरोलिसिस इफेक्ट। अब देखो ये कोरोलिसिस इफेक्ट क्या होता है, इसको हम आगे समझते हैं। अब इसमें देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है? रोटेट करती है अपने एक्सिस के अलोंग। मतलब हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है? घूर्णन करती है। अब देखो इस घूर्णन की वजह से जो विंड होती हैं, जो हवाएं होती हैं, उनकी डायरेक्शन में अगर चेंजेस आते हैं, मतलब ये अगर इस डायरेक्शन मूव कर रही है, लेकिन रोटेशन की वजह से, घूर्णन की वजह से उसकी डायरेक्शन में अगर चेंजेस आते हैं, तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। और जिस फोर्स की वजह से ये होता है उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। अब देखो ये चेंजेस कैसे आते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है। अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से अगर कोई विंड आ रही है, इस तरफ सीधी आ रही है इक्वेटर की तरफ, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरह होगा? राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो डिफ्लेक्शन होता है विंड का वो किस तरह होता है? राइटवर्ड होता है, राइट साइड में होता है। लेकिन अगर सदर्न हेमिस्फेयर में अगर कोई विंड इक्वेटर की तरफ आ रही है तो उसका डिफ्लेक्शन किस तरह होगा? लेफ्टवर्ड होगा। तो सदर्न हेमिस्फेयर में कैसे होगा? लेफ्ट साइड में होगा डिफ्लेक्शन विंड का। अब देखो ये क्यों होता है, इसको मैं वीडियो के थ्रू समझाता हूँ मैं। अब हम एक बार के लिए इसको मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का टॉप व्यू है। टॉप व्यू से मतलब ये हुआ कि हम इस अर्थ को ऊपर से देख रहे हैं। देखो ऊपर से देखेंगे, जो ये इसका सेंटर है वो क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। और ये वाला जो साइड वाला जो एरिया है वो क्या होगा? इक्वेटोरियल रीजन होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 पॉइंट लेंगे। एक तो एक पॉइंट ए, वो कहाँ पे लेंगे? हम इक्वेटर पे लेंगे, इक्वेटर पे लेंगे। और दूसरा पॉइंट बी कहाँ पे लेंगे? कहीं पे बीच में लेंगे। अब देखो जैसे कि हमें पता है कि जब अर्थ रोटेट करती है तो ये पॉइंट भी उसके साथ साथ क्या करेंगे? मूव करेंगे। और एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लू वाला पॉइंट है, इसने पूरा एक चक्कर लगाया
और उसको कितना टाइम लगा, 24 आवर्स लगे। और ये वाला जो पिंक वाला पॉइंट है उसने भी एक पूरा चक्कर करा और उसको कितना टाइम लगा, 24 आवर्स लगे। लेकिन देखो हो क्या रहा है कि जो पॉइंट, ये वाला पिंक वाला जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कम कवर कर रहा है। देखो यहाँ पे इतनी सी डिस्टेंस कवर कर रहा है, जबकि ब्लू वाला उससे ऑलमोस्ट डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है। और जो इक्वेटर के आसपास का जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है। मतलब कि अगर इक्वेटर के आसपास की जो विंड है, अगर इक्वेटर के आसपास की जो विंड होगी वो क्या होगी, तेज़ मूव करेगी। किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे जो विंड होगी इसके कंपैरिजन में क्या करेगी, तेज़ मूव करेगी। देखो इसमें यहाँ पे, अब देखो ये हमारी अर्थ का 2D स्ट्रक्चर है और ये वाला रीजन कौन सा है, इक्वेटोरियल रीजन है। अब देखो जो विंड बहेगी इस भूमध्य रेखा के ऊपर, तो वो कैसे बहेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत तेज़ होगी। और बाकी जो अदर एरियाज है वहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब अगर कोई क्लाउड या कोई विंड अगर सीधे जाने की कोशिश करेगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, तो वो सीधा नहीं जाके किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगी। अब लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट क्यों करेगी, क्योंकि जो यहाँ पे जो विंड है ना उसकी स्पीड ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में। ओके, अब देखो अगर कोई विंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से किधर आ रही है, इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो उसका डिफ्लेक्शन किस तरह होगा, राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। राइटवर्ड डिफ्लेक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये जो स्पीड है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे, उस पर वहाँ पे क्या है, उसकी स्पीड कम है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जो स्पीड होगी वो कम होगी और वो इक्वेटर की तरफ आएगी तो क्या करेगी, राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी। सिमिलरली अगर जो कोई विंड है जो सदर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर की तरफ जाएगी तो किधर का, लेफ्टवर्ड मूव करेगी। ओके, इसी तरह से इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है विंड्स का। अब यहाँ पे देखो अगर इक्वेटर से अगर ये मूव कर रही है, देखो इक्वेटर से अगर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ अगर विंड मूव करती है तो वो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट होती है। और अगर इक्वेटर से अगर सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ अगर कोई विंड मूव कर रही है तो वो किस तरफ होगी, राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो ये सारी जो डिफ्लेक्शन है वो किस वजह से, कोरियोलिसिस इफेक्ट की वजह से है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रेशर बेल्ट्स की। देखो जैसे मैंने बताया कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। क्यों, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, देखो ट्रॉपिकल रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, 23 डिग्री 5 नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री 5 साउथ तक होता है जो ट्रॉपिकल रीजन। उस ट्रॉपिकल रीजन में, इतने रीजन में जो सन की रेज होती है वो बिल्कुल सीधी गिरती है। अब सन की रेज सीधी गिरेंगी तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो हवा होगी वो हल्की होगी, और हल्की होगी ऊपर उठेगी। अब ऊपर उठेगी तो वहाँ पे प्रेशर कैसे बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। ओके, अब देखो अब आप ये बोलोगे कि भाई सब ट्रॉपिकल रीजन में भी तो गर्मी पड़ती है, वहाँ पे भी इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे हाई प्रेशर क्यों होता है। देखो इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे विंड क्या होती है, कन्वर्ज होती है। मतलब हाई प्रेशर से विंड किधर जाती है, लो प्रेशर की ओर आती है, तो यहाँ पे कन्वर्ज होंगी। ओके, और विंड कैसे उठेंगी, गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं। तो लो प्रेशर में क्या क्या चीज़ हो गई, एक तो विंड का वर्टिकुलर मोमेंट होता है ना, वो कैसा होता है, अपवर्ड होता है, मतलब ऊपर की ओर उठती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्ज होती हैं लो प्रेशर पे। और हाई प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर में जो विंड का अपवर्ड जो वर्टिकुलर मूवमेंट वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, मतलब वो नीचे की ओर बैठती हैं हाई प्रेशर में। और यहाँ पे हवा क्या होती है, डाइवर्ट होती है। डाइवर्ट का क्या मतलब हुआ कि विंड किधर से जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगे, तो यहाँ से दूर जाएंगे विंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगी, डाइवर्ट होंगी। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे प्रेशर कैसा रहता है, लो प्रेशर रहता है। ओके, अब लो प्रेशर में क्या होगा, विंड ऊपर की ओर उठेंगे। और ये ऊपर की ओर कब तक उठेंगी, ट्रोपोपॉज तक, क्योंकि ट्रोपोपॉज के बाद में विंड का जो वर्टिकुलर मोमेंट होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ से ये क्या करेगी, हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, कुछ इधर, कुछ राइट डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे। अब देखो जब हम अर्थ सरफेस में ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और वो कितना कम होता है, 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। तो यहाँ पे जब नीचे से ऊपर उठ रही थी तब तो ये हवा कैसी थी, गर्म थी। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर ट्रोपोस्फेयर के पास जाती है तो वहाँ पे ये क्या होती है, ठंडी होने लगती है। और ठंडी होने के बाद जैसे मैंने बताया कि वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की ओर आएंगे। और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। इसी वजह से सब ट्रॉपिकल रीजन में मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद में यहाँ पे प्रेशर कैसा बनता है, हाई प्रेशर बनता है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में भी जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। अब देखो जैसे मैंने बताया कि विंड कैसे मूव करती है, विंड मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर बन रहा है और इधर लो प्रेशर बन रहा है, तो विंड कैसे मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी। अब जैसे मैंने ऑलरेडी अभी बताया, एक्सप्लेन करा कि कोरियोलिसिस इफेक्ट में क्या होता है कि जब विंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से इक्वेटर की तरफ आती है तो किधर मूव करती है, राइटवर्ड मूव करती है। तो ये कैसा फील होगा कि ये विंड किधर से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। तो इसी वजह से इस विंड को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं।
और सिमिलरली जब सदर्न हेमिस्फेयर में जब विंड इक्वेटर की तरफ जाती है तो उसका मूवमेंट किधर होता है, लेफ्ट हैंड मूवमेंट होता है, और ये ऐसा लगता है कि ये किधर से आ रही है, साउथ ईस्ट से आ रही है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड नाम दिया गया। अब अगर मैं पोलर रीजन की बात करूं तो पोलर रीजन में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई सब पोलर रीजन में भी तो टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे लो प्रेशर कैसे बन रहा है, वहाँ पे तो हाई प्रेशर बनना चाहिए। अब देखो होता क्या है कि हाई प्रेशर जहाँ पे होता है वहाँ पे जो विंड होती है वो क्या होती है, डाइवर्ट होती है, दूर हो जाती है। ओके, तो यहाँ से जो विंड होगी क्या होगी, दूर जाएंगी। ओके, पोलर रीजन से। सिमिलरली जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे भी हाई प्रेशर है, तो वहाँ पे विंड कैसे जाएंगी, दूर जाएंगे। अब देखो जहाँ पे विंड कन्वर्ज होती है, जहाँ पे विंड कन्वर्ज होती है वहाँ पे कौन सा प्रेशर होता है, लो प्रेशर की कंडीशंस होती है। तो देखो यहाँ पे इस एरिया में क्या होगी, विंड कन्वर्ज हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे कैसा प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है। सिमिलरली यहाँ पर भी कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। अब अगर इनका विंड का मूवमेंट देखें तो देखो सब ट्रॉपिकल रीजन पे जो प्रेशर की कंडीशन होती है वो कैसे होती है, हाई प्रेशर होती है, और सब पोलर रीजन में लो प्रेशर होता है। तो विंड कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। अब देखो जैसे मैंने कोरियोलिस इफेक्ट में बताया कि विंड अगर जब इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाती है तो कैसे मूव करती है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मूव करती है। लेकिन यहाँ पे जो कोरियोलिस इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से ही क्या करेगी, इस तरफ ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, और ये ऐसा फील होगा कि किधर से आ रही है, वेस्ट से आ रही है। इसी वजह से इसको नाम क्या दिया गया, वेस्टर्लीज नाम दिया गया इन विंड्स को। सिमिलरली यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में मूव कैसे करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी, और विंड का डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और ये विंड का डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और ऐसा फील होगा कि ये किधर से आ रही है, विंड वेस्ट से आ रही है। इसी वजह से इनको नाम क्या दिया गया, वेस्टर्लीज नाम दिया गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें होगी किसके बारे में, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। अब देखो जो सब ट्रॉपिकल जोन है उसको हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर रहता है, और हाई प्रेशर जहाँ पे रहता है वहाँ पे क्या हवा क्या होती है, डाइवर्स होती है, मतलब यहाँ पे कोई विंड नहीं होती है इस एरिया में। तो लैक ऑफ विंड की वजह से कभी कभी जो सेलर्स होते थे उनके पास ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो जाती थी, क्योंकि उनको सप्लाई नहीं मिल पाती थी इस वजह से। अब जब ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो जाती थी तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते थे, जो अपने हॉर्सेस जो कैरी करते थे उनको वो थ्रो कर देते। इसी वजह से ये इस लैटिट्यूड को नाम क्या दिया गया, हॉर्स लैटिट्यूड नाम दिया गया इस जोन को। और इसके अलावा जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है उसको भी किस नाम से जाना जाता है, डोल्ड्रम्स नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है काम। अब देखो उसको ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये क्या होती है, लो प्रेशर जोन होती है, और यहाँ से विंड आती है हाई प्रेशर की तरफ से, और इस तरफ से विंड आती है, और ये विंड जब आती है तो ये क्या होती है, यहाँ पे गर्मी होने की वजह से ये हल्की हो जाती है और ये ऊपर उड़ जाती है। तो ये वाला जो एरिया होता है ये क्या होता है, बिल्कुल काम होता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डोल्ड्रम्स बोला जाता है। अब प्रेशर बेल्ट में एक लास्ट चीज़ देखेंगे, ये सेल्स, इन सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे। देखो ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और लो प्रेशर होने से क्या होता है, हवा ऊपर की ओर उड़ती है। ऊपर की ओर उड़ती कब तक उड़ती है, ट्रोपोपोज तक, और ट्रोपोपोज के बाद में क्या हॉरिजॉन्टली मूव करती है। और यहाँ पे क्या टेम्परेचर कम होने की वजह से ये हवा ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद में वापस से नीचे आती है, और जो सब ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनाती है। अब देखो विंड किधर मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, तो ये क्या होगी, विंड वापस से इधर मूव करेगी, और इधर आने के बाद में फिर से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और हवा गर्म होगी, फिर से ऊपर की ओर उठेगी। अब इससे क्या होगा, एक सेल का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब देखो जो इक्वेटर और जो सब ट्रॉपिकल जोन के बीच में जो सेल का फॉर्मेशन होता है उनको क्या बोलते हैं, हेडले सेल बोलते हैं। देखो सिमिलरली यहाँ पे भी जो सदर्न हेमिस्फेयर में है उसमें भी इस सेल को क्या नाम दिया गया, हेडले सेल नाम दिया गया। ओके, अब देखो सिमिलरली सेल यहाँ पर भी बनेगी, कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल जोन और सब पोलर जोन में भी सेल बनेगी। इस जोन को नाम क्या दिया गया, फेरल सेल नाम दिया गया। ओके, और एक सब पोलर जोन और पोलर जोन में एक सेल बनेगी जिसका नाम दिया गया पोलर सेल। ओके, तो ये सारी सेल्स आ गई, और यहाँ पे प्रेशर बेल्ट होता है ख़त्म। देखो अब हम यहाँ पे बात करेंगे विंड्स के बारे में। विंड क्या होती है, जब एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। जब एयर का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो उसी एयर को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ये ब्रॉडली कितने 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, कौन कौन सी, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड्स। अब देखो ये क्या क्या होती है, इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परमानेंट विंड्स को, जिनको हिंदी में बोलते हैं स्थायी हवाएं। ये क्या होती हैं कि वो हवाएं, वो विंड्स जो पूरे साल भर चलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड्स बोलते हैं। और ये 3 टाइप की होती है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। अब देखो जैसे मैंने बताया कि ट्रेड विंड्स कौन कौन सी होती है, कहाँ से कहाँ चलती हैं, ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये सब पोलर रीजन है, और ये पोलर रीजन है। ओके, तो देखो जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो किसके बीच में चलती हैं, सब ट्रॉपिकल और जो इक्वेटोरियल रीजन है इसके बीच में ट्रेड विंड्स चलती हैं। ओके, और वेस्टर्लीज कहाँ चलती हैं, जो सब ट्रॉपिकल और सब पोलर रीजन के बीच में वेस्टर्लीज चलती हैं यहाँ पे। ओके,
और जो ईस्टर्लीज होती हैं वो कहाँ पे चलती हैं, पोलार और सब पोलार रीजन के बीच में क्या चलती हैं, ईस्टर्लीज चलती हैं। ओके, तो ये बात होगी परमानेंट विंड्स की। अब हम बात करेंगे सीजनल विंड्स की, जिनको हिंदी में बोलते हैं मौसमी पवनें। अब देखो वो विंड्स जो अलग अलग सीजन में अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं उनको क्या बोलते हैं, सीजनल विंड्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो गए, मानसून विंड्स हो गई। अब इसकी लास्ट है लोकल विंड्स, इनको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय पवनें। अब देखो किसी पर्टिकुलर पीरियड में किसी पर्टिकुलर एरिया में जो विंड ब्लो करती है उसको क्या बोलते हैं, लोकल विंड्स बोलते हैं। मतलब इनका टाइम फिक्स होता है और इनकी जगह फिक्स होती है। जैसे एग्जांपल लू। अब लू कहाँ चलती है, इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से में चलती है। और कब चलती है, मार्च से जून के बीच में चलती है वो। ओके, जब गर्मी पड़ती है उसी टाइम चलती है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, लैंड और सी ब्रीज। अब देखो ये क्या होता है कि अगर देखो मैं ये लैंड मानूँ और ये है सी। ओके, दिन में क्या होता है, लैंड में क्या होता है, सूरज की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है यहाँ पे। और जो वाटर में होता है, वाटर में टेम्परेचर कम होता है। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। अब जब विंड किधर से मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। तो दिन के टाइम पर विंड कहाँ से मूव करेगी, सी से लैंड की ओर। तो उसको क्या बोला जाता है, सी ब्रीज बोलते हैं। दिन के अंदर जो चलती है उनको सी ब्रीज बोला जाता है। जबकि रात में क्या होता है, रात में यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है और सी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है कहाँ पे, सी पे। तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। अब देखो विंड किधर से किधर मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी। तो रात में विंड किधर से ब्लो करेगी, लैंड टू सी मूव करेगी। तो जो रात में हवा चलती है उनको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। देखो प्रेसिपिटेशन जो अर्थ पे लिक्विड की फॉर्म में आता है उसको क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। और मैकेनिज्म के बेसिस पे ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक तो कन्वेंशनल जिसको सहवनीय वर्षा बोलते हैं। दूसरी होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्वतीय या राहत वर्षा। थर्ड होती है साइक्लोनिक रेनफॉल जिसको चक्रवाती वर्षा भी बोलते हैं। अब देखो जो प्रेसिपिटेशन होते हैं उसके अदर फॉर्म कौन कौन सी होती है, रेनफॉल के अलावा स्नो हो गया, स्लीट हो गया, हेल हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, इसके फॉर्म्स हो गए। अब हम बात करेंगे कन्वेंशनल रेनफॉल की। देखो कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, जो हवा होती है वहाँ के आसपास की गर्म हो जाती है। और गर्म हो जाती है तो वो हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। और जब वो हाइट पे जाती है, ऊपर जाती है, तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर कम होने की वजह से जो हवा है जो पहले गर्म थी फिर ठंडी होने लगती है। और इस हवा में प्रेजेंट जो वाटर वेपर है वो भी क्या होता है, ठंडे होने लगते हैं। और इसी वजह से, इस ठंडे होने की वजह से जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में बारिश होती है। तो इस प्रोसेस से जो बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल की, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। अब देखो जो मॉइस्ट एयर होती है, मॉइस्ट एयर कौन सी होती है, जिसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो जब वो एयर फ्लो करती है और इसके फ्लो के अंदर अगर एक माउंटेन बैरियर बन जाता है, जब ये बैरियर बनेगा तो इसको आगे जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो ये क्या होगी, ऊपर उठेगी। अब ऊपर उठेगी तो ऊपर जाने पे इसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा कि वो जो वाटर वेपर्स है वो क्या होगी, ठंडी होने लगेगी। और कंडेंसेशन से क्या होगा, जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पे बारिश होगी। तो इस प्रोसेस से जो बारिश होती है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। अब देखो लास्ट हम बात करेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल की, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। देखो क्या होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे वार्म एयर क्या होती है, ऊपर की ओर उड़ती है और यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। ओके, और जहाँ पे जो टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर बनता है। और वहाँ पे हवा कैसी होती है, कोल्ड होती है। तब जब जो हवा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी, तो जो कोल्ड एयर है जब ये इधर मूव करेगी और ये जब जो गर्म हवा है उससे टकराएगी तो क्या होगा, साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। और वहाँ पे जो क्लाउड्स होके जो बारिश होगी उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोनिक रेनफॉल बोलेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे ये जो रेनफॉल है वो ख़त्म होता है। 2-3 चीज़ें प्रेशर बेल्ट में रह गई थी, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जैसे मैंने बताया कि प्रेशर बेल्ट दो प्रोसेस से बनता है। कौन कौन से, एक तो थर्मल प्रोसेस है और एक डायनामिक प्रोसेस है। थर्मल प्रोसेस से कैसे कि जो टेम्परेचर से जो प्रेशर बेल्ट बनते हैं वो, और डायनामिक मतलब कि अर्थ के रोटेशन से या फिर कोरियोलिस इफेक्ट से जो प्रेशर बेल्ट बनते हैं वो। तो हमको यहाँ पे यही देखना है कि कौन कौन से जो प्रेशर बेल्ट है वो थर्मली इंड्यूस्ड है और कौन कौन से डायनामिकली इंड्यूस्ड है। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन को। अब देखो यहाँ पे सन की रे सीधी पड़ती हैं, जहाँ पे सन की रे सीधी पड़ती है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ओके, तो ये वाला कौन सा है, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है। थर्मली इंड्यूस का मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर से जो इंड्यूस बेल्ट है प्रेशर बेल्ट, उसको थर्मली इंड्यूस बोलेंगे। तो एक तो ये हो गया। और 2 कौन कौन से हो गए, एक तो पोलर रीजन वाला
कौन सा एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल दोनों। तो यहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है। और हाई प्रेशर क्यों रहता है, टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से। तो 3 ऐसे बेल्ट हो गए जो थर्मली इंड्यूस्ड है। कौन कौन से, एक तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन और 2 पोलार हाई प्रेशर जोन। और बाकी के बचे 4 कौन से हो गए, डायनेमिकली इंड्यूस्ड हो गए। 4 कौन कौन से, सब ट्रॉपिकल, सब पोलार, और सदर्न रीजन में भी सब ट्रॉपिकल और सब पोलार। ओके, अब देखो ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड क्यों है, क्योंकि ये थर्मली इंड्यूस नहीं है। कैसे, देखो सब ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है। अगर टेम्परेचर हाई रहता है तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है। सिमिलरली जो सब पोलर रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है। अगर टेम्परेचर लो है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन हाई प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पे क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। तो ये चारों कौन से हो गए, डायनेमिकली इंड्यूस प्रेशर बेल्ट हो गए। प्रेशर बेल्ट में एक लास्ट चीज़ रह गई है, ITCZ, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखो ये क्या होता है कि जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जहाँ पे मिलती हैं उस जोन को ITCZ बोलते हैं। अब देखो ITCZ की जो इंपॉर्टेंस है वो इंडियन मानसून में बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इसको डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे जब इंडियन मानसून पढ़ेंगे। ओके, देखो ये क्वेश्चन ऐसे में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं जिनको मैंने चैप्टर में कवर नहीं करा था, इसलिए इनको यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो एक्सोस्फेयर कौन सी है, लोवेस्ट डेंसिटी वाली लेयर है, लेकिन मैंने बताई थी थर्मोस्फेयर, तो मैंने वहाँ पे गलती कर दी। थर्मोस्फेयर कौन सी है, सेकंड लोवेस्ट है। ओके, और लोवेस्ट कौन सी होगी, एक्सोस्फेयर है। ओके, अब देखो एक्सोस्फेयर कहाँ तक फैला हुआ है, 400 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, और एक्सोस्फेयर में 2 गैसेस पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। अब देखो ये क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये बहुत हल्की होती हैं, इसी वजह से हल्की होने की वजह से ये ऊपर उड़ जाती हैं और एक्सोस्फेयर में पाई जाती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें होगी एक्सोस्फेयर के बारे में। अब देखो मैंने ऑलरेडी बताया कि एक ल्यूमिनस फिनोमिना होता है थर्मोस्फेयर में, अरोराज। ये क्यों होता है मैंने वहाँ पे डिस्कस कर लिया, लेकिन इसको अलग नॉर्थ पोल में अलग नाम से जाना जाता है, साउथ पोल में अलग नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ पोल में इसको बोलते हैं अरोराज बोरियालिस और साउथ पोल में बोलते हैं इसको अरोराज ऑस्ट्रेलिस। तो ये आपको नाम इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो जो एयर प्रेशर होता है उसकी 2 यूनिट्स होती हैं, एक तो मिलीबार और एक ATM। ओके, और अगर मैं सी लेवल पे एयर प्रेशर की बात करूँ तो कितना है, 1013.25 मिलीबार्स, और इसी को क्या बोला गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला गया, ATM बोला गया। तो 1 ATM की वैल्यू क्या होगी, 1013.25 मिलीबार्स, ये आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे बात करी इसने हेडली सेल की। देखो हेडली सेल किन किन के बीच में आता है, एक तो आता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन के बीच में और एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन के बीच में। तो क्वेश्चन ये पूछा इसने कि जो डिसेंड होती है हवा वो कहाँ पर होती है। देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर से हवा ऊपर उड़ती है और डिसेंड कहाँ पर होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बीच में। तो आंसर आएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल। अब ये कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो एंटायरली कौन सी जोन में होता है, कौन सी लेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो आपको ये याद रखना है। और जो ओजोन लेयर होती है वो कितनी mm थिक होती है, 3 mm थिक होती है, और इसको जो मेज़र करने किस में मेज़र किया जाता है थिकनेस को, डॉप्सन में। तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में, और ये चैप्टर फाइनली होता है समाप्त। ओके, थैंक यू।